नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 9 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। इस क्लास में 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आइए क्लास का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ग्रोसर पंसारी क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 870 ग्राम का नकली बाट फेक वेट इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि कोई दुकानदार सीपी मूल्य पर ही अपने सामान को बेच रहा हो और वजन से यहां लेना देना न हो, कहने का मतलब कि जो वेट वो दे रहा है वो एग्जैक्टली दे रहा है, तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही नुकसान होगा। लेकिन यहां पर दुकानदार 1 केजी के जगह यानी कि 1000 ग्राम के जगह 870 ग्राम ही चावल दे रहा है। इसका मतलब उसे प्रॉफिट होना तय है। कितना प्रॉफिट होगा चेक करते हैं। मान लेते हैं 1 ग्राम चावल का सीपी कितना है, 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम चावल का सीपी कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। और 870 ग्राम चावल का सीपी कितना हो जाएगा, 870 रुपया। देखिए, जब दुकानदार 1000 ग्राम की जगह 870 ग्राम चावल दे रहा है तो उसका लागत, एक्चुअल लागत कितना है, मात्र 870 रुपया, क्योंकि वह 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, 870 ग्राम ही दे रहा है। तो 870 ग्राम का जो सीपी है वही उसका लागत होगा, वही उसका एक्चुअल सीपी होगा इस लेन देन में। और एसपी क्या हो जाएगा, तो वो सीपी मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। सीपी मूल्य पर जो बेचने का दावा कर रहा है वो मूल्य कितना है, तो 1000 ग्राम का मूल्य है। इस 1000 ग्राम को बेचने का दावा कर रहा है वो, तो इस 1000 ग्राम का जो मूल्य है 1000 रुपया, वही उसको एसपी के रूप में प्राप्त हो रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो इसे फिर से देखिए एक बार। एक दुकानदार यहां पर है, वो 1000 ग्राम बेचने का दावा कर रहा है, मतलब उसे जो प्राप्त हो रहा है 1000 रुपया प्राप्त हो रहा है, लेकिन वह मात्र 870 ग्राम दे रहा है और इसे वह केवल वह जान रहा है। तो जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, जो उसका लागत प्राइस होगा, वो 1000 ग्राम में नहीं होकर मात्र 870 ग्राम में होगा और उसका लागत मूल्य इस पर निर्भर करेगा, जो 870 रुपया हो जाएगा। यही मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। एसपी यहां कितना है, 1000 रुपीज, माइनस सीपी कितना है, 870 रुपया, इज इक्वल टू 130 रुपया का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट कितना है यहाँ 130 डिवाइडेड बाई सीपी कितना है, तो 870, यहां पर देखिए इंटू 100, 0 से 0 कट हो गया। ऊपर कितना है 1300 और नीचे कितना है हर में 87। ऐसे डिवाइड करते हैं, 1 टाइम में 87 माइनस कीजिए 30 और 13 43 0, 4 टाइम में 7 चौके 28 और 8 चौके 32, 320 और 28 348, माइनस कीजिए 2 आ गया और 12 में 4 8 आ गया, 82 0 0 यहां लिखे थे, पॉइंट देंगे। 9 टाइम में 9 7 63 के 3 6 कैरी हो जाएगा, 9 8 72 और 6 78, नीचे जो भी आए, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है 14.9 समथिंग, तो 9.4।
ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो सही था, एग्जाम में कैसे करेंगे, तो एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना है, उसके लिए शॉर्टकट है वह है आपको जो एक्चुअल में वह देने का दावा कर रहा है, जो यहां पर 1000 ग्राम है, उससे एक्चुअल में जो दे रहा है, जो गलत बाट का यूज कर रहा है वो माइनस कर देना है, डिवाइडेड बाय जो एक्चुअली वह दे रहा है, देने का दावा कर रहा है वह नहीं, जो दे रहा है वो 870 ग्राम इंटू 100 करना है, इज इक्वल टू 130 बाई 870 इंटू 100। ये यहां पर जो आया वही चीज यहां पर है, उसके बाद इस तरह सॉल्व करके हमारा आंसर 14.94 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। इसे सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। पहला कॉस 90 माइनस थीटा डिग्री इक्वल टू होता है साइन थीटा डिग्री, और दूसरा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब यहां देखिए कॉस स्क्वायर 29 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री, माइनस करने पे 29 ही आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस 61 डिग्री, मतलब 90 माइनस इसके जगह थीटा अगर रख दे तो ये क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से साइन थीटा, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना है 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। अब देखिए क्या आ गया, साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री, जिस फॉर्मूला से मैच कर रहा है थीटा की जगह यहां कितना है 61 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एग्जाम में इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई और थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, तो हम सीधे आंसर 1 में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहां दिया है कि 840 मीटर एक वृत्ताकार दौड़ में, वृत्ताकार दौड़ का बात हो रहा है, तो हम एक वृत्ताकार ट्रैक बना लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार इस वृत्ताकार ट्रैक का लंबाई कितना है, तो 840 मीटर। ए और बी एक ही बिंदु से, कहीं पर एक बिंदु है P, यहीं से ए और बी एक ही समय पर एक ही दिशा पे, एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं, ए अगर इधर दौड़ रहा है तो बी भी इधर दौड़ रहा है। ए का चाल क्या है 6 मीटर प्रति सेकंड, बी का चाल क्या है 12 मीटर प्रति सेकंड। पूछा क्या गया है, वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। फर्स्ट टाइम में तो वो साथ में थे ही, जब दौड़ना शुरू किए तो दौड़ने के बाद कितने समय बाद वो फिर से साथ में मिलेंगे, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए दोनों का चाल अलग है, ए का 6 मीटर, बी का 12 मीटर प्रति सेकंड। बी का चाल अधिक है, तो जब यहां से ये दौड़ना शुरू करेंगे तो बी निश्चित तौर पर आगे निकल जाएगा, और ई और बी फिर से अगली बार तब तक नहीं मिलेंगे जब तक बी इस पी को पूरा क्रॉस नहीं कर ले, यानी कि एक राउंड कंप्लीट ना कर ले। तो एक राउंड जब कंप्लीट करेगा बी और यहां आएगा तो ए कहां होगा, देखिए ए का चाल क्या है, बी का हाफ है, तो यह डिस्टेंस भी हाफ कर रहा होगा, और ए जो है कुछ यहां पर होगा। अब बी यहां आ चुका होगा, फिर से बी यहां से जब दौड़ना शुरू करेगा और एक राउंड पूरा करेगा तो अगला हाफ डिस्टेंस भी ए कंप्लीट कर चुका होगा, और ई और बी फिर से यहां पर आ चुके होंगे। यानी कि बी कितना राउंड कर रहा है, 2 राउंड जब पूरा कर रहा है तो ए कितना राउंड पूरा कर रहा है, 1 राउंड कर रहा है, वो आपस में मिल जा रहे हैं। बी कितना राउंड पूरा कर रहा है, 2 राउंड,
तो ए कितना राउंड पूरा कर रहा है, एक राउंड, तब जाके दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो हम किसी भी एक से वो समय निकाल सकते हैं। बी 840 मीटर का दूरी कितना समय में तय कर रहा है, चाल कितना है इसका 12, इतने समय में वो एक राउंड पूरा करेगा। हमें कितना निकालना है, 2 राउंड का समय, 2 राउंड, ये 12 से कट गया, 12 सते 84, 70 आ गया, 70 दूनी 140 सेकेंड। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। ये हो गया इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट। शॉर्टकट क्या है, एग्जाम में इसे कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले रिलेटिव स्पीड का जरूरत पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड क्या है यहां पर, 12 माइनस 6, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब टाइम, दोनों को जो मिलने का टाइम होगा, इस वृत्त का परिधि 840 बटे ये रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू 840 बटे 6 मीटर प्रति सेकेंड। कट कीजिए, 1 टाइम में 6 आ जाएगा, 2 और 4 24, 4 टाइम में 24, 0, 140 सेकेंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या दिया है, मान लीजिए वो वृत्त का केंद्र है, यहां भी एक वृत्त का बात हो रहा है, तो एक वृत्त हम बना लेते हैं यहां पर। इसका सेंटर क्या है, सेंटर कुछ इस आसपास आएगा, ओ। ए बी और सी डी त्रिज्या एक ही ओर स्थित दो समांतर जीवाएं हैं। यहां पर अगर ए बी है तो यहां पर सी डी होगा, दोनों सेंटर के एक ही ओर है और आपस में पैरेलल है। ओपी ए बी पर लंबवत है, यहां से यहां पर एक लंबवत परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ओपी, और फिर क्या है, ओ क्यू सी डी पर लंबवत है, ओ क्यू। अगर यहां पर 90 डिग्री बनाया गया है तो निश्चित तौर पे यहां भी 90 डिग्री बन रहा होगा और यह क्यू हो जाएगा। ए बी का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और सी डी का डिस्टेंस कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है, पी क्यू इस डिस्टेंस को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमसे वृत्त का व्यास पूछा गया है। वृत्त का व्यास पूछने से पहले, हम बतलाने से पहले, निकालने से पहले हम वृत्त का रेडियस निकालेंगे। यह हो जाएगा रेडियस और यह भी हो जाएगा रेडियस। देखिए यहां 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ओ पी बी और ओ क्यू डी। पहले हम ओ पी बी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। यहां पर क्या है, हाइपोटेनियस आर है, कर्न जो है आर है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। जब बेस कितना हो जाएगा, पी बी। देखिए ए बी का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और यहां सेंटर से, केंद्र से एक लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। जब ऐसा ड्रॉ किया जाता है परपेंडिकुलर, तो वह पॉइंट, जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बन रहा है, वह पॉइंट पी ए बी को इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। तो यह कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हाफ 5 सेंटीमीटर। इसी तरह क्यू जो है सी डी को भी हाफ पार्ट में बांटेगा, और डी क्यू का लेंथ कितना हो जाएगा, 24 का हाफ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो बेस कितना हो गया, ओपीबी में 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस हाइट, यह 7 है, इसको हम x मान लेते हैं, ओ क्यू को x मान लेते हैं, तो 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कर्न स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू डी को लेते हैं, ओ क्यू डी को। यहां पर देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है, आर स्क्वायर इक्वल टू 20, क्यू डी कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस हाइट यहां कितना है ओ क्यू एक्स, एक्स का स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जा रहा है, दोनों एलएचएस में क्या है आर स्क्वायर है, तो आरएचएस बराबर हो जाएगा, यहां कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज यहां पर 25 आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 7 14 एक्स इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया। दिस इंप्लाइज इधर एक्स 14x बचा है इज इक्वल टू 144 माइनस, इन दोनों को ऐड करके ले जाएंगे 49 प्लस 25 74, 50 प्लस 25 कीजिए और एक माइनस कर दीजिए 74 आ गया इक्वल टू 70। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 70/14 कट कीजिए 5, यह लेंथ कितना आ गया 5 आ गया। अब इस 5 को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके हम आसानी से r का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का मान यहां पुट करना इसके कंपैरिजन में आसान है, यहां पुट करते हैं r स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और x की जगह जब 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 169। अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे तो r इधर आ जाएगा 169 का अंडर रूट कितना होता है 13, तो r रेडियस कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। व्यास d बराबर कितना होता है 2r इक्वल टू 13 इंटू 2 इक्वल टू 26 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एग्जाम में इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, उसमें लिए शॉर्टकट क्या होगा, हमें पाइथागोरस ट्रिपल्स याद रखना होगा और वह इस केस में क्या है 5 12 13। जैसे ही हम यहां 5 देख रहे हैं 12 दिख रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज को हम 13 मानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हम ये ट्रायंगल लेते हैं ओ क्यू डी, यहां 12 है और यहां इस ट्रायंगल में 5 बन रहा है, तब इसे 5 एज्यूम कर लेंगे, x को 5 और इसको 13 एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद इन्हीं सारे वैल्यू को यहां पर पुट करके देखेंगे कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सही आया तो बिल्कुल हमारा आंसर सही होगा। जैसे ही हम यहां पर 5 पुट कर रहे हैं तो देखिए यहां पर कितना है 5 7 5 12 हो जाएगा डिस्टेंस, और ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो यह 13 आ गया, ये 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 7 और 5 12 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इधर 13 स्क्वायर होगा, मतलब एक को हम 13 मान के चले थे, दूसरे ट्रायंगल से 13 आ गया, तो इसका रेडियस जो 13 सेंटीमीटर है वह बिल्कुल सही जो हो जाएगा जिसे हम यहां पर मान के चले थे। और जैसे ये रेडियस 13 आया, व्यास d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r इक्वल टू 2 इंटू 13 26 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट है। दो त्रिभुज दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने का कंडीशन क्या क्या होता है, पहला एस एस एस, दूसरा एस ए एस, तीसरा ए एस ए, चौथा ए ए एस। एस 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 का मतलब क्या होता है भुजा भुजा भुजा, यानी कि दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में
बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, SAS मतलब भुजा कोण भुजा, मतलब एक कोण का, एक त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजा के बराबर हो, ये दोनों आपस में बराबर हो, ये दोनों आपस में बराबर हो, और इनके बीच का कोण आपस में बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग होंगे। या फिर दो कोण बराबर हो और उनके बीच का एक भुजा बराबर हो, जैसे ये कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, तो इसके बीच का भुजा, ये भुजा इसके इक्वल होना चाहिए, तब जाके दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। या फिर दो कोण बराबर हो आपस में और कोई भी एक भुजा बराबर हो, जैसे ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो हमें जरूरत नहीं है कि बीच वाला ही भुजा बराबर हो। अगर ये आपस में बराबर है इसके, तो भी सर्वांग सम हो जाएगा, या फिर ये भुजा इसके बराबर हो तब भी सर्वांग सम हो जाएगा। अब इनसे हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही आता है। दोनों त्रिभुज में एक भुजा S और एक कोण बराबर है, यहां सिर्फ S और A का बात हुआ, जबकि हमारे कंडीशन में देख रहे हैं हमेशा तीन चीजों का बात हो रहा है, या तो तीन भुजाएं, या फिर एक कोण दो भुजा, या फिर दो कोण एक भुजा का बात हो रहा है, तो या तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इनमें से दो बराबर भुजाएं हैं, मतलब S और S है, और परिमाप बराबर है। तो परिमाप बराबर है तो क्या होगा, चेक कीजिए। यहां पर एक भुजा को 4 मान लेते हैं, दूसरे को 5 मान लेते हैं, और पेरीमीटर जो बराबर है दोनों का हम 14 मान लेते हैं। अगर 14 मानते हैं तो तीसरा भुजा क्या होगा, देखिए 14 माइनस 4 माइनस 5 मतलब 4 प्लस 5 9, 9 माइनस करते हैं तो तीसरा भुजा क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट। यहां भी 5 यूनिट होगा, मतलब तीसरा भुजा बराबर हुआ। दो भुजा बराबर दिया हुआ है और पेरीमीटर बराबर हो, मतलब तीसरा भुजा भी बराबर है। इसका मतलब S आया, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कारण ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक इंस्टीट्यूट में 3 अलग अलग विषयों में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह जो है 54, 87, 71 ये सब जो लिखा हुआ है ये नंबर्स नहीं है, मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज है। अब पूछा क्या गया है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतिहास में, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या कंडीशन है, सिर्फ इतिहास का बात कर रहा है कि न्यूनतम 105 अंक प्राप्त आवश्यक है, तो कितने छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो हमें इस भूगोल से या बोटनी से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इतिहास को देखेंगे। इतिहास में टोटल मार्क कितना है, ब्रैकेट में दिया हुआ है 175। राम को कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 54%, मतलब इसका हाफ कितना आ जाएगा, 87.5 और 4%। अगर हम 10% भी लेके चलते हैं तो कितना आ जाएगा, 17 पॉइंट समथिंग। ऐड कीजिएगा तो 4 7 7 14 का 4 1 आया, 8 1 9 1 10 14.5 से कम आ रहा है, यानी कि 105 तो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये पास नहीं हो रहा, फेल हो रहा है। और ये तो इससे भी कम है तो ये भी फेल हो रहा है। 75%, देखिए 54% ही 104 के आसपास पहुंच चुका था। एक्चुअली 54% हम नहीं निकाले थे, कितना निकाले थे यहाँ 50%, और यहाँ कितना था 10%, मतलब 60% क्या है, 104 से 4.5 आ रहा है, तो 75% निश्चित तौर पे क्या होगा, 105 से ज्यादा होगा, मतलब श्याम जो है पास हो रहा है। तो कितने छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो एक छात्र, ओनली श्याम जो है एग्जाम में पास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहां दिया हुआ है भरण पाइप, फिलिंग पाइप जो है पी जो है 21 टाइम क्यू से क्या है, तेज है, क्यू से या 21 टाइम तेज है, 21 टाइम्स। यदि क्यू जो है एक टंकी को 110 मिनट में भरता है, तो दोनों भरण पाइप, दोनों फिलिंग पाइप जो है एक साथ खोलने पर टंकी को कितने समय में भरेंगे। देखिए P जो है Q से 21 गुना तेज है, इसका मतलब क्या हुआ, P जो है Q से
कम समय लेगा, कितना कम समय लेगा, तो 21 गुना कम समय लेगा। हम दोनों टोटल वर्क मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 110, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा दोनों का, 110 डिवाइडेड बाई इतना 110 बाई 21। जब डिवाइड करेंगे इसको 110 को 110 बाई 21 से, तो 21 ऊपर चला जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इसका एफिशिएंसी क्या हुआ 21, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 1। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 22, टोटल काम कितना है 110, दोनों मिलके कितना काम करते हैं 22, तो पूरा काम दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, कट कीजिए से, इक्वल टू 5 मिनट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यह एक टेबल दिया हुआ है जहां पर 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिया गया है, जो कि 100 में है, मतलब आउट ऑफ 100 दिया हुआ है। टोटल मार्क्स कितना है प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 है। सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किया है? इनमें से कोई एक जो है एग्जैक्टली 79% अंक प्राप्त कर रहा है, हमें उसे निकालना है। इसे बनाने का 2 तरीका है, या तो आप सभी को जोड़िए और डिवाइड कीजिए, कितना 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 500 आएगा, और इंटू 100 करेंगे तो 100 से 2 जीरो कट हो चुका होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो जो टोटल मार्क्स एक स्टूडेंट प्राप्त कर रहा है वो ऊपर होगा, और टोटल मार्क्स सब्जेक्ट का टोटल मार्क नीचे आएगा। वो कितना हो जाएगा 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, 5 इंटू 100 500 हो जाएगा, इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, नीचे 5 आएगा, तो जो भी यहाँ टोटल आएगा सब्जेक्ट का उसको हमको 5 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है डिवीजन लगा लीजिए। डिवीजन लगाने के लिए हम मीन 79% को ही मान लेंगे, क्यों, ताकि डिवीजन लगाने के बाद हमें फर्दर कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत ना पड़े। 79% यहाँ लगाइए, ये कि 79 से कितना माइनस है, तो -14 हो गया। यहाँ ये कितना चला ज्यादा है तो +1, ये कितना कम है तो -4, यह कितना ज्यादा है तो +6 है 79 से, यह कितना ज्यादा है +11। देखिए ऐड करने पे कितना आ रहेगा, 0 आया तो यही आंसर हो जाएगा। 14 और 4 18 माइनस हो गया, प्लस में कितना है 11 6 17 118, माइनस में 18 आया, प्लस में भी 18 आया, इक्वल टू 0, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तरुण ही 79% प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर आर को, आर जो है पी को 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपये के सिक्कों से 100 रुपये का भुगतान कर रहा है। भुगतान में प्रयुक्त सिक्कों की कुल संख्या कितना है तो 40 है। भुगतान में 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है? हमें 5 रुपया का कितना सिक्का है यह निकालना है। यहां देखिए 5 रुपया का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है। यहाँ टोटल भुगतान कितना हो रहा है 100 का हो रहा है। इन सिक्कों को मिलाकर 100 रुपया दिया जा रहा है, मतलब हमें रुपए का वैल्यू तो दिया है, लेकिन जो सिक्के की संख्या जो 40 दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी रिलेशंस नहीं दिया है कि 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, इसका कोई रिलेशन नहीं दिया है, कोई रेशियो नहीं दिया है। अगर 2 ही सिक्के होते तो एक का x मान लेते, दूसरे को 40 माइनस x मान लेते और हम सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ 3 सिक्के हैं, 5 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के, तो हम तीनों का जब अलग अलग वैल्यू मानेंगे, किसी दो का इस जैसे इसका x मान ले, इसका y मान ले, तो इसका 40 माइनस x माइनस y मान के सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल आ जाएंगे और हमारा इक्वेशन एक ही बनेगा, इस कारण x और y मान के हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस तरह में क्या दिक्कत होगा देख लीजिए। अगर 5 रुपए के x सिक्के हैं तो 5x, प्लस 2 रुपए के y सिक्के हैं तो 2y, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं तो 40 माइनस x माइनस y, इतने सिक्के हैं, इंटू 1 इज इक्वल टू कि कितना रुपया हो गया 100 रुपया। एक इक्वेशन बना। क्या हम दूसरा इक्वेशन यहां कहीं से भी बना सकते हैं? तो नहीं, दूसरा इक्वेशन नहीं बन सकता। और दूसरा इक्वेशन नहीं बनेगा तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? ऐसा नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है, हम यहां से बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ही इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। एक समय के लिए, एक बार के लिए हम इस 13 को भूल जाते हैं
और इन तीनों ऑप्शंस को देखते हैं। इन तीनों ऑप्शन में सबसे छोटा क्या है? 16। हम मान लेते हैं कि हमारा आंसर 16 है, मतलब 5 रुपए के 16 सिक्के हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 16 इक्वल टू 80 रुपीज। जब 16 सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने हैं? 40 से 16 को माइनस कीजिए, कितना आया? 24। अब कितने सिक्के बच गए? 24। ऐसे इस 24 सिक्के को हम सभी सिक्के को 1 रुपये का वैल्यू मान ले, 2 रुपये का भी नहीं मानते हैं, तो कितना इसका वैल्यू हो जाएगा? 24। यहां 80 हुआ था, यहां 24, कितना आ गया? दोनों को ऐड किए तो 104। मतलब हमारा जो टोटल रुपीस है उस इस 100 रुपीस को पार कर गया। इसका मतलब 16 जो है 5 रुपए के सिक्के, यह नहीं हो सकता। और अगर 16 नहीं हुआ तो 17 भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो और ज्यादा है, ये भी और ज्यादा, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही बचा, 13 सिक्के ही हो सकते हैं 5 रुपए के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दो शंकु बना लेते हैं। एक हो गया, ये दूसरा हो गया। इन दोनों की त्रिज्याएं, अगर इसका त्रिज्या r है, इसका कैपिटल R है, तो R/R इक्वल टू दिया हुआ है 2:5। और उनके आयतनों का अनुपात क्या है? 3.5 है। आयतन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम V अगर मान लेते हैं और दूसरे का वॉल्यूम कैपिटल V मान लेते हैं, तो 3:5 है। हमसे उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। पहले वाला का H मान ले और दूसरे वाला का कैपिटल H, तो यह कितना है, यह पूछा है। देखिए, कोन का वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? 1/3 पाई r² h। इससे ये पहला कोन है, ये दूसरा कोन है। पहले कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r। यहां पर 2:5 है, तो 2x मान लेते हैं इसको हम, 2x का स्क्वायर। x का है लिखने का कोई वैल्यू मतलब नहीं, क्योंकि x आगे जाके कट होना है, आप सीधे 2 लेके भी चल सकते हैं। मैं x मान के x लिख के चल रहा हूं ताकि सभी को समझ में आ जाए। इनटू h का वैल्यू हमें पता नहीं है। दूसरा कोण का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर कितना? यहां पर 5 है, कैपिटल R 5 है, तो 5x ले लेंगे इसको, 5x का स्क्वायर। h हम कैपिटल H मान के चले हैं, तो कैपिटल H। अब आगे क्या है? दोनों का वॉल्यूम v बाई कैपिटल V इक्वल टू क्या है? छोटे वाला का, फर्स्ट वाला का 1/3 पाई 2x का स्क्वायर इंटू h आया है, बाई 1/3 पाई 5x का स्क्वायर इंटू कैपिटल H आया। ये कितना दिया हुआ है? 3:5। 3:5 दिया हुआ है। 1/3 से 1/3 कट होगा, पाई से पाई कट होगा। इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू h बाई 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर कैपिटल H इज इक्वल टू 3/5। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा। इस 5 से 25 को जब कट करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? यहाँ h बाई कैपिटल H इक्वल टू 3 इंटू या 5 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ जाएगा, और या 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 4 इक्वल टू 5 3 जा 15/4। 15:4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान k का हो सकता है जिससे संख्या इतना जो दिया हुआ है 2179224 k 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन है कि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 2 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, जबकि 3 से विभाज्य होने के लिए जो भी संख्या है उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर हम k का वैल्यू 0 मान के चलते हैं तो देखते हैं वह 3 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है। यहां पर इसको ऐड कीजिए 2137
10 हो गया, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 4 25। इसका एडिशन कितना रहा 25 प्लस के, हम के का वैल्यू अगर 0 मान रहे हैं तो कितना आ जाएगा इसका टोटल वैल्यू 25। ये 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो 0 नहीं हो सकता है। अब 2 मान के चलिए, 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27। ये 3 से डिवाइड होता है, जी हाँ, तो ये संख्या भी 3 से 6 से डिवाइड हो जाएगा यदि k का वैल्यू 2 हो। तो ये यहां पर हमारा आंसर 2 आ चुका है। आगे भी चेक करते हैं। 4 अगर रखते हैं तो 25 प्लस 4 29, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। 25 प्लस 6 करते हैं तो 31, यह भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, यह भी नहीं हो सकता है। प्लस 8 करते हैं तो 33, जो कि 3 से डिवाइड होता है, और 3 से डिवाइड होता है तो k का वैल्यू 8 होने पर भी 6 से विभाज्य होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 8 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए 2 ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ क्या दिया हुआ है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, डाले गए 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए। 59.375% जो है वैध मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया, मतलब कि वह जीत गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या 16,000, टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ पर 16,000 मत है। 22% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। इस 16,000 में से 22% लोगों ने मत नहीं दिया, तो टोटल मत कितना दिया, इतने लोगों ने। डाले गए 10% मत, जो इतना डाला गया इसमें से 10% जो है अवैध घोषित हो गया, तो वैध कितना है 90%। अब इसको यहीं पर छोड़ के थोड़ा इधर देखते हैं। जो मान लीजिए 2 उम्मीदवार ए और बी थे, ए को कितना मिल रहा है 59.375%, तो बी को कितना मिला होगा 100 माइनस इतना, यानी कि 40.625%। और क्या दिया हुआ है कि जो 59.375% मत प्राप्त कर रहा है वह 2484 मत से जीत जा रहा है। कितने से मत से जीत रहा है 2484 मत से जीत रहा है। इससे इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 50 और 13 में से 6 7, यहाँ 8 बचा, 8 आ जाएगा और 1 18.75% इज इक्वल टू 2484। ये क्या है यार, इन दोनों का डिफरेंस, और ये डिफरेंस क्या है, टोटल जो वैध मत है उसका ये 18.75% है, तो 100%, मतलब कि वैध मत कितना हो गया, जो कि वैलिड मत है, वैलिड वोट है, वो कितना हो गया 2484 बाई 18.75 इंटू 100। इस पॉइंट को जब ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा, ये 25 से सेट कट कीजिए, 6 7 टाइम में 175, 12 बचेगा, 5 टाइम में 125, और यहाँ 25 से ये कट करेंगे तो 4 टाइम में 25 से ये 3 टाइम में कट हो जाएगा, ये 4 टाइम में कट हो जाएगा, 3 से ये भी कट हो रहा है, 8 टाइम में 24, 2 टाइम में 6, 2 8 टाइम में 24। टोटल वैलिड मत कितने हो गए 828 इंटू 4 इंटू 4। और यही यहां पर वैलिड मत हम जो पहले निकाले थे कि टोटल मत कितना है 16,000, 5% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो टोटल जो वोट पड़ा ये 16,000 माइनस 16,000 का 5%, और 10% मत अवैध घोषित हुए, यानी कि 90% मत वैध घोषित हुए थे, वैलिड हुए थे, इक्वल टू जो वैलिड मत कितने आए, इसे यहां लिखते हैं 828 इंटू 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 16,000। दोनों से कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकलेगा तो यहां कितना आ जाएगा 1 माइनस y%, 90 को 90 बाई 100 लिखेंगे इज इक्वल टू 828 इंटू 16, और जो 16,000 कॉमन निकला है वह यहां आ जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट हो रहा है, 16 से ये 10 टाइम में कट हो रहा है, 9 से 10 टाइम में
और ये 9 1 जा 9, 1 आया, 9 2 जा 98, यानी कि 92/10 इंटू 10 100। 92 देखते के साथ ही आपको आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कहीं ना कहीं ऑप्शन ई 8% सही होने जा रहा है। वाई का वैल्यू 8 आने जा रहा है। इधर क्या बच गया है 1 माइनस y%। y% को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस में आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 92/100। सॉल्व करते से 100 1 इंटू 100 आ जाएगा माइनस 92/100 इक्वल टू 8/100। और इस परसेंटेज का मतलब बाई 100 ही होता है, यानी कि y/100 है या इक्वल टू 8/100। 100 से 100 कट हो जाएगा, y इक्वल टू 8 इज राइट आंसर। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।